फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अभी अध्याय 13 का वीडियो। ठीक है, अध्याय 13 एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमारा अध्याय 13 कंप्लीट हो जाएगा। मॉर्निंग में मैंने आपके लिए अध्याय 12 का रिविजन क्लास डाल दिया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अभी हमारा अध्याय 13 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कल मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, और जिसमें से आई थिंक 2 वीडियो में अध्याय 14 कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अध्याय 13। अध्याय 13 क्या है? अध्याय 13 का नाम है अभियोजन और वाद। अभियोजन और वाद इसमें है धारा 298 से लेकर 308। धारा 298 से लेकर 308 तक अध्याय 13 है। ठीक है, अध्याय 13 की जो पहली धारा है वो है धारा 298। देखिए बहुत इजी है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और धारा भी इसमें ज़्यादा नहीं है। तो चलिए समझते हुए देखिएगा। लास्ट में कैसे याद करना है वो मैं आपको बता दूंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, धारा 298 में है नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी। नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी। अभियोजित का मतलब, अभियोजन का मतलब यहाँ पर है मुकदमा। अभियोजन का मतलब क्या है? मुकदमा, यानी कि नगरपालिका मुकदमा दायर कर सकेगी। किस कारण? कि नगरपालिका कोई भी अपराध होने पर, यानी कि अपराध जैसे कोई नगरपालिका का आदेश है, किसी ने उसका उल्लंघन किया है, या फिर नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, या फिर अन्य किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया है, तो नगरपालिका उसके विरुद्ध क्या कर सकेगी? अभियोजन यानी कि मुकदमा दायर कर सकेगी। ठीक है, और करेगा कौन? नगरपालिका की तरफ से तो सीएमओ, जो नगरपालिका सीएमओ होता है, वो किसी प्रकार का न्यूसेंस उत्पन्न होने पर या आदेश का उल्लंघन होने पर अभियोजन का निर्देश देता है। तो निर्देश कौन देता है? सीएमओ देता है। किस कारण से देता है? तो कारण याद रखिएगा, न्यूसेंस उत्पन्न होने पर या नगरपालिका के आदेश के उल्लंघन होने पर। ठीक है, जब व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध होने के 6 माह के अंदर जो अभियोजन है, जो मुकदमा है, वो मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अपराध हुआ उसके 10 महीने बाद, 2 साल बाद तक ये मुकदमा लाया जा रहा है, नहीं, उसके 6 माह के भीतर यानी कि अपराध होने के 6 माह के भीतर जो वहाँ का मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष वाद लाया जाएगा। ठीक है, अभियोजन की जो कार्यवाही है उसका व्यय, कंप्लीट व्यय जो है नगरपालिका की निधि से होगा। और मजिस्ट्रेट के आदेश पर जो दावे की राशि की वसूली है, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली जो है उस व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति की नीलामी करके या बिक्री करके नगरपालिका कर सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी धारा 299। 299 क्या कहती है? कि अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियाँ, यानी कि नगरपालिका क्या करती है? जो अपराध है उस पर से जो मुकदमा लाया जाता है उसके संबंध में नगरपालिका की क्या शक्तियाँ है? तो नगरपालिका जो है, जिस व्यक्ति ने नगरपालिका के अधीन अपराध किया है, यानी कि नगरपालिका के अधीन जिसने व्यक्ति ने अपराध किया है, वो अपराध तो हो गया, तो वो नगरपालिका से कह सकता है कि आप वाद दायर मत कीजिए, जो भी होगा समझौता हम कर लेते हैं, जो भी आपकी नुकसान हुआ उसकी मैं भरपाई कर देता हूँ। तो व्यक्ति क्या कर सकता है कि बिना वाद दायर करने की कहकर वो नगरपालिका से क्या कर सकता है? समझौता कर सकता है। जो भी उसका नुकसान है उसकी भरपाई कर सकता है। तो नगरपालिका से व्यक्ति समझौता कर सकेगा। ठीक है, कौन? व्यक्ति नगरपालिका से। नगरपालिका समझौते के बाद में जो, अगर मान लीजिए उसने पहले मुकदमा दायर कर दिया है, ठीक है, व्यक्ति बाद में समझौता कर लेता है, तो नगरपालिका उस वाद को वापस ले सकती है, अपना केस वापस ले सकती है। और समझौता, जो भी समझौता होगा उस व्यक्ति और नगरपालिका के मध्य और सरकार के नियमों के अधीन होगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई अपराध व्यक्ति से हुआ है तो वो वाद दायर करने से पहले या बाद में नगरपालिका से क्या कर सकेगा? समझौता कर सकेगा। ठीक है, 300 क्या कहती है? धारा 300 कहती है नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए। अब जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, जिसने संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी जो नगरपालिका की जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी? तो जो वसूली का वारंट है वो मजिस्ट्रेट जारी करेगा, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का जो वारंट जारी करना है वो करेगा कौन? मजिस्ट्रेट करेगा। जारी कौन करेगा? वारंट मजिस्ट्रेट जारी करेगा, ये याद रखिएगा। और जो कैसे करेगा कि मान लीजिए जो नुकसान हुआ है तो उस पर क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। तो क्या जुर्माना देकर छूट जाएगा वो? कि मान लीजिए 20,000 का नुकसान हुआ है और उस पर 5,000 का जुर्माना लगा है, तो बस जुर्माने से काम चल जाएगा? नहीं, जुर्माना तो उसको भरना ही है, प्लस जितना कि उसने नुकसान किया, अगर उसने 20,000 का नुकसान किया है तो वो भी उसकी 20,000 भी उसको क्या करने होंगे? भरने होंगे। प्लस अगर उसने ज़्यादा बड़ा नुकसान किया तो उसको कारावास भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको जुर्माना भी पे करना होगा, नुकसान की भरपाई भी करनी होगी, और अगर ज़्यादा बड़ा किया है तो कारावास भी हो सकता है। ठीक है, और नुकसान राशि तय कौन करेगा? तो मजिस्ट्रेट ही वसूली का वारंट जारी करता है। मजिस्ट्रेट ही नुकसान की राशि भी तय करता है कि कितना नुकसान हुआ है। ठीक है,
धारा 301 क्या कहती है? कुछ अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना, मतलब कुछ ऐसे अपराध है जो जमानती हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके अंदर 4 धाराएं दी हुई है। धारा 167, 236, 245 और 297। 297 में भी खे और गे तीन ही है, तीनों यानी कि 297 की तीनों धाराएं प्लस 167, 236 और 245। इनके अधीन अगर कोई अपराध हुआ है, मतलब इनके अधीन अगर कोई अपराध हुआ है तो वो दंडनीय अपराध तो है, लेकिन वो क्या होगा? जमानती होगा, यानी कि उस पर जमानत मिल सकती है। ठीक है। धारा 302 क्या कहती है? प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होते हुए भी करस्थम विधिपूर्ण होगा, यानी कि कोई प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक धारा पढ़ाई थी कि कभी कभार क्या हो सकता है कि नगर पालिका मतलब कोई वारंट जारी करती है तो उसमें कोई त्रुटि तो हो ही सकती है, चाहे वो टाइपिंग से संबंधित हो, मैंने पहले भी बताया कोई नाम की मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया जाता है और उसमें उसके नाम में कोई मिस्टेक हो सकती है, पते में कोई मिस्टेक हो सकती है, या किसी भी प्रकार के टाइपिंग की कोई मिस्टेक हो, कोई त्रुटि हो, तो वो ये नहीं कर सकता कि नहीं ये वारंट तो मेरे विरुद्ध है ही नहीं। लेकिन तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, यानी कि वारंट में अगर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि है तो वो अविधिपूर्ण नहीं माना जाएगा, यानी कि वो वारंट पूर्ण रूप से विधिपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। धारा 303 क्या कहती है? वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया। वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है कि यदि नगरपालिका नुकसान की राशि वसूलने में विफल रहती है, कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, ठीक है ना, उसकी बहुत ज़्यादा जान पहचान है, मान लीजिए कोई नेता या बड़े हस्ती का कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो नुकसान हुआ है नगरपालिका वो नहीं देता है और वो पुलिस वगैरह को भी हैंडल कर लेता है, पुलिस में भी आप केस करते हैं तो भी वो हैंडल कर लेता है। तो फिर नगरपालिका क्या करे? तो फिर नगरपालिका क्या करती है? दायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कर सकती है? वो वाद दायर कर सकती है कि वो फला व्यक्ति है वो उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर रहा है। तो दायी व्यक्ति के विरुद्ध नगरपालिका क्या कर सकती है? सक्षम न्यायालय के अंदर वाद दायर कर सकती है। ठीक है। 304 जस्ट इसका उल्टा है। इसमें तो क्या कर रही है कि व्यक्ति से गलती हुई है और वो उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर रहा है, तो नगरपालिका क्या करती है? व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकती है। लेकिन गलती नगरपालिका से भी तो हो सकती है। नगरपालिका उसके किसी कर्मचारी, उसके किसी अधिकारी से किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए, किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाए, तो फिर वो व्यक्ति क्या कर सकता है? नगरपालिका के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है। जस्ट इसका उल्टा है। तो वाद लाने से जो वाद तो व्यक्ति दायर कर सकता है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि वो व्यक्ति उस कर्मचारी, अधिकारी या जो भी नगरपालिका का कर्मचारी उसके विरुद्ध अगर कोई वाद लाता है तो उसको 2 महीने पहले सूचना देना आवश्यक है। कितने महीने पहले? 2 माह पूर्व सूचना देना आवश्यक है। और उसका नोटिस कहाँ भेजा जाएगा? तो उस व्यक्ति के, उस कर्मचारी के, उस अधिकारी के निवास स्थान पर भेजा जा सकता है या फिर कार्यालय में भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा इस नियम में एक चीज़ ये है, नोट लगा के लिखिएगा कि ये नियम जो है, ये वाला जो नियम है, वो स्थावर और जंगम संपत्ति के मामलों में लागू नहीं होता है। इससे क्या मतलब है मैम कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, नगरपालिका ने, कोई अधिकारी या कर्मचारी ने कोई नुकसान किया, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है? 2 महीने में अगर वो कोई संपत्ति से संबंधित नुकसान हुआ है तो संपत्ति, वो तो 2 महीने में तो संपत्ति को बेच बिचा के भाग जाएगा। तो वो क्या कर सकती है? अगर कोई स्थावर और जंगम संपत्ति से संबंधित कोई नुकसान हुआ है उस व्यक्ति का, तो उसके लिए ये जो 2 महीने पहले का नोटिस है ना, वो देना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, वो तुरंत भी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो नियम स्थावर और जंगम संपत्ति पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 303 में तो व्यक्ति के विरुद्ध नगरपालिका लेकर आ रही थी वाद, इसमें व्यक्ति नगरपालिका के विरुद्ध वाद लेकर आता है। ठीक है, 305 में क्या है? कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर न किया जाना, कि कुछ मामलों में, कतिपय यानी कि कुछ मामलों के अंदर सिविल न्यायालय के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर नहीं किया जाता। कतिपय कुछ मामले, कैसे मामले? जो निर्वाचन संबंधी मामले होते हैं, यानी कि नगरपालिका के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कर्मचारी की या फिर कोई संघ समिति के निर्वाचन संबंधी, नियुक्ति संबंधी, यानी कि नियुक्ति, निर्वाचन संबंधी कोई भी मामला है नगरपालिका का, तो उसके अंदर सिविल न्यायालय के द्वारा जो अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर नहीं की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर है। इतनी सी चीज़ याद रखनी। पूछ सकते हैं कि कुछ मामलों के अंदर तो कौन से मामले हैं, तो उसमें ऑप्शन आ सकता है, तो उसमें निर्वाचन संबंधी मामले आपको टिक करना है। ठीक है, 306 क्या है? 306 में है समझौता करने की शक्ति। अब देखिए, इसको लिंक कीजिए आप 299 से। 299 था, इसको आप जस्ट उल्टा कर लीजिए, इसको कर दीजिए 3, इसको कर दीजिए 0 और 9 को कर दीजिए उल्टा 6। तो 306 और 299, 306 और 299 को साथ में याद रखना है।
क्यों मैम, क्यों याद रखना साथ में? क्योंकि देखिए उसमें तो क्या था, समझौता करना था, उसमें तो व्यक्ति से गलती हो गई थी, तो व्यक्ति नगरपालिका से समझौता कर रहा था। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि गलती नगरपालिका से भी हो सकती है। तो इसमें क्या करती है, नगरपालिका द्वारा समझौता, यानी कि अगर गलती नगरपालिका से हुई है और व्यक्ति नगरपालिका के विरुद्ध वाद दायर करता है, तो नगरपालिका उससे क्या कर सकती है, समझौता कर सकती है। बदले में अगर वो जो भी प्रतिकर और मुआवजा देगी वो नगरपालिका की निधि से देय होगा। ठीक है, तो उसमें 299 में तो क्या था कि व्यक्ति समझौता करा था और 306 में नगरपालिका समझौता करती है। ठीक है, धारा 360 क्या कहती है? धारा 360 कहती है कि नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति, मतलब नगरपालिका किसी वेद अभिरक्षक द्वारा किसी भी रसीद, रिकॉर्ड या कोई अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे तो वो मूल प्रति के समान वैध होगा और वो साक्ष्य के रूप में ग्रहण किए जा सकेंगे। कहने का क्या तात्पर्य है कि नगरपालिका के अभिलेखों को साबित कैसे करें, मतलब नगरपालिका का कोई भी डुप्लीकेट, मतलब कोई दस्तावेज है वो ओरिजिनल गुम गया है, तो उसकी जो मूल प्रति, मतलब उसकी जो डुप्लीकेट फोटोकॉपी वगैरह है किसी भी दस्तावेज की, तो उसको साबित कैसे करेंगे? तो साबित ऐसे करेंगे कि अगर उसका कोई भी वेद अभिरक्षक है, यानी कि नगरपालिका का अभिलेखों को जो रक्षित करने वाला वेद अभिरक्षक है, वो अगर उस मूल प्रति की जो मूल प्रति है उसकी फोटोकॉपी है उस पर भी अगर सिग्नेचर कर देता है, चाहे वो कोई रसीद हो, चाहे वो कोई रिकॉर्ड हो या कोई भी किसी भी प्रकार का दस्तावेज हो, वो फोटोकॉपी है, उस पर अगर वो व्यक्ति हस्ताक्षर कर देता है तो उसकी भी उतनी ही मान्यता होगी जितनी मूल प्रति की होगी, वो भी उतना ही वैध समझा जाएगा और फिर वो फोटोकॉपी भी साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जा सकेगी। बस इतनी सी चीज़ें कहना चाह रहा है। ठीक है, 308 में क्या है? 308 में है कि दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बंधन। कहना क्या चाहता है कि जैसे न्यायालय कभी भी कोई बात वगैरह होता है, कोई केस होता है, तो नगरपालिका किसी को समन जारी करती है। ठीक है, और या फिर किसी कार्यालय को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहती है। तो अगर जबकि जो नगरपालिका के जो भी दस्तावेज होते हैं वो कभी भी किसी भी न्यायालय के अंदर तब तक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे जब तक कि खुद न्यायालय उसको प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहता है। बस इतनी सी बात है कि नगरपालिका के जितने भी दस्तावेज है वो तब तक प्रस्तुत नहीं किए जा सकते जब तक न्यायालय स्वयं नहीं कहता है। ठीक है, तो 308 में क्या है? न्यायालय जब तक ना कहे तब तक न्यायालय जब तक अपेक्षा न करे तब तक नगरपालिका के दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का अध्याय 13। अध्याय 13 में कहाँ से कहाँ तक थी? धारा 298 से लेकर 308 तक धारा थी। तो चलिए एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं हम। 298 में हमने क्या देखा था कि नगरपालिका कोई भी आदेश है उसका उल्लंघन करने पर या न्यूसेंस क्रिएट होने पर सीएमओ के निर्देश पर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है और उसकी राशि की वसूली जो है नीलामी और विक्रय के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, 299 में अब उससे अपराध हो गया तो फिर वो अपराध करने पर व्यक्ति क्या कर सकता है? नगरपालिका से समझौता भी कर सकता है। मैंने कहा 299 में 306 को साथ में याद करना है, 303 और 304 को साथ में याद करना है। 299 में क्या है कि नगरपालिका व्यक्ति से समझौता कर सकेगी और यहाँ पर नगरपालिका व्यक्ति से समझौता कर सकेगी। ठीक है, फिर इसमें 300 में क्या है कि जब समझौता कर लिया, ठीक है, तो नगरपालिका के नुकसान की पूर्ति कैसे करेंगे, यानी कि नगरपालिका का जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी, यानी कि उसकी जो भी संपत्ति है उसकी नीलामी करके उसकी पूर्ति की जा सकेगी। फिर 301 के अंदर क्या है कि जब उसके नुकसान की पूर्ति होगी तो पूर्ति करने के अलावा कुछ ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जो जमानती होते हैं। उसके अंदर मैंने आपको 3-4 धाराएं बताई थी, चारों धाराएं आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर 302 के अंदर क्या है? प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होने पर भी वारंट विधिपूर्ण होगा। मैंने बताया कि टाइपिंग वगैरह में किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक हो उसके बाद भी वारंट क्या होगा? विधिपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो जमानत नहीं हुई तो उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा और गिरफ्तार करने के वक्त जो वारंट में किसी प्रकार की मिस्टेक हुई तो उसको अविधिपूर्ण नहीं माना जा सकता है। ठीक है, अब वारंट जारी कर दिया उसके खिलाफ, उसकी गिरफ्तारी की बात हो गई। उसके बाद में क्या है कि नगरपालिका व्यक्ति पर क्या कर सकती है? वाद दायर कर सकती है। इसका जस्ट उल्टा व्यक्ति भी नगरपालिका पर वाद दायर कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद में निर्वाचन संबंधी मामलों में क्या होगी? सिविल न्यायालय की निषेधाज्ञा मंजूर नहीं होगी। ठीक है, और साथ में क्या है कि अगर उसके कोई दस्तावेज मान ली मूल प्रति गायब होगी और जो डुप्लीकेट बची है तो डुप्लीकेट पर अगर जो वेद संरक्षक है वो हस्ताक्षर कर देता है तो वो भी क्या मानी जाएगी? वेद मानी जाएगी। और बिना न्यायालय के नगरपालिका का कोई भी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति को समन जारी नहीं
किया जाएगा। ठीक है, तो छोटी सी हमारा छोटा सा अध्याय था और बहुत ही ईजी धाराएं थी। ठीक है, आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 14 के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।